आज है 31 अक्टूबर शुक्रवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज्यादा। नमस्कार। हरकारा के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंचों से दूरी क्यों बना रहे हैं, क्या वजह दिवाली है या डोनाल्ड ट्रंप का डर। साथ ही हम बिहार की सियासत में उतर कर देखेंगे कि राजनीति में जीने सांस लेने वाला ये राज्य वोट डालने क्यों नहीं जाता, और क्या जीविका दीदियों के खाते में आए 10,000 रुपये नीतीश कुमार के लिए वोट बन पाएंगे। इसके अलावा हम सुनेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप की हीरो जेमिमा रोड्रिगस की कहानी, जो 1 साल पहले नफरत का शिकार थी, और जानेंगे उस सर्वे के नतीजे जो बताता है कि 72% अग्निवीर तनाव में हैं। इन सब खबरों पर विस्तार से चर्चा आगे। सुशांत सिंह का एक विश्लेषण द टेलीग्राफ में छपा है, जो पूछता है कि भारत को जब अपने प्रधानमंत्री की जरूरत है, तब वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उपस्थित क्यों नहीं हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री को बताया कि वे आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे क्योंकि भारत में दिवाली का जश्न चल रहा था। समस्या यह है कि दिवाली का त्योहार सम्मेलन शुरू होने से 3 दिन पहले ही खत्म हो चुका था। ये बहाना कमजोर और बेईमानी भरा लगा। इससे पहले मोदी ने गाजा शांति शिखर सम्मेलन भी छोड़ दिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि मिस्र में जब दुनिया के नेता जुटे थे, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप के बगल में खड़े उनकी तारीफ कर रहे थे। वहीं भारत की तरफ से एक कनिष्ठ मंत्री मौजूद थे। पैटर्न साफ है। मोदी उन बहुपक्षीय मंचों से बच रहे हैं जहां उन्हें ट्रंप का सामना करना पड़ सकता है। इसके परिणाम गंभीर हैं। पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की आवाज़ कमजोर पड़ती है। इसका सबसे बड़ा शिकार क्वाड हो सकता है, जिसकी मेजबानी भारत को करनी है, लेकिन कोई तारीख तय नहीं है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो चीन के साथ बेहतर संबंध चाहते हैं, जिससे अमेरिका के लिए भारत की उपयोगिता कम हो जाती है। इस खाली जगह को पाकिस्तान भर रहा है, जिसे ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ में छूट दी है, जबकि भारत पर 50% का दंडात्मक टैरिफ लगा है। इसके नतीजे दिखने भी लगे हैं। ट्रंप प्रशासन रूस से तेल खरीदने के लिए भारत को निशाना बना रहा है और 2 रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसका असर भारतीय कंपनियों पर भी पड़ सकता है। इस बीच व्यापार सौदा अधर में है और भारतीय निर्यातक परेशान हैं। सूरत के हीरा उद्योग और तिरुपपुर के कपड़ा उद्योग में कारखाने कम क्षमता पर चल रहे हैं और श्रमिकों को छंटनी का डर सता रहा है। ये सब मोदी के कार्यकाल की विदेश नीति की सफलता की कहानी पर सवाल खड़े करता है। ट्रंप 2.0 ने यह साफ कर दिया है कि व्यक्तित्व से ज्यादा ताकत और रणनीतिक हित मायने रखते हैं। इस संकट पर मोदी की प्रतिक्रिया उन बैठकों से बचने की है जहां ट्रंप मौजूद हो सकते हैं। ये टाल मटोल की रणनीति भारत को विश्व मंच पर कमजोर कर रही है। इसी मुद्दे पर ब्लूमबर्ग में मेनका दोषी लिखती हैं कि एशिया के नेताओं ने इस हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप को साधने की कला का प्रदर्शन किया, लेकिन भारत और नरेंद्र मोदी आसियान शिखर सम्मेलन से साफ तौर पर अनुपस्थित थे। आधिकारिक कारण दिवाली बताया गया, लेकिन रिपोर्ट है कि मोदी बिहार चुनावों के करीब अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा पाकिस्तान के किसी भी उल्लेख से बचना चाहते थे। हालांकि मोदी की अनुपस्थिति ने ट्रंप को नहीं रोका। उन्होंने एक बैठक में मोदी को सबसे अच्छा दिखने वाला व्यक्ति और एक किलर बताया। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने मोदी और पाकिस्तान दोनों को युद्ध न करने के लिए फोन किया और 250% टैरिफ की धमकी दी। तो क्या मोदी ने अनुपस्थित रहकर खुद को शर्मिंदगी से बचाया? इसका जवाब 3 बातों पर निर्भर करता है: एशिया से भारत के रिश्ते, अमेरिकी टैरिफ का असर और चुनाव का महत्व। ट्रंप के टैरिफ ने अभी तक भारत के निर्यात को बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया है, और मोदी के पास एक तुरुप का पत्ता है, वे ट्रंप से ज्यादा समय तक सत्ता में रह सकते हैं। शायद इसीलिए उनके लिए बिहार जीतना ट्रंप को लुभाने से ज्यादा मायने रखता है। द वायर की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार को भारत के सबसे राजनीतिक राज्यों में से एक माना जाता है, लेकिन मतदान के दिन ये जोश ठंडा पड़ जाता है। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में मतदान प्रतिशत दशकों से निराशाजनक रूप से कम रहा है। पिछले 60 वर्षों में ये कभी 63% का आंकड़ा पार नहीं कर पाया, जबकि पड़ोसी पश्चिम बंगाल में नियमित रूप से 80% से अधिक मतदान होता है। इसकी 2 बड़ी वजहें हैं। पहली, प्रवासन। बिहार भारत के आंतरिक प्रवासन का केंद्र है। लाखों युवा काम के लिए दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में रहते हैं और वोटिंग के दिन आर्थिक कारणों से घर नहीं लौट पाते। इससे एक कागजी मतदाता वर्ग तैयार होता है। दूसरी वजह है राजनीतिक मोहभंग।
मतदाताओं को लगता है कि उनके वोट का सही प्रतिनिधित्व नहीं होता। अक्सर पार्टियों के वोट शेयर और सीट शेयर में बड़ा अंतर होता है। 2020 के चुनाव में एनडीए और महागठबंधन को लगभग बराबर वोट मिले, लेकिन एनडीए ने 15 सीटें ज्यादा जीतकर सरकार बना ली। ये दिखाता है कि जीत हार का अंतर लोकप्रिय इच्छा का नहीं, बल्कि वोट वितरण की रणनीति का था। बार बार नेताओं का पाला बदलना भी मतदाताओं के विश्वास को तोड़ता है। इन्हीं कारणों से राजनीति में जीने वाला बिहार बड़ी संख्या में वोट नहीं डालता। बिहार चुनाव में जीविका दीदियों की खूब चर्चा हो रही है। नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत लगभग 1.40 करोड़ जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपये भेजे हैं और इसे जोर शोर से प्रचारित कर रही है। वहीं तेजस्वी यादव ने हर महीने 2,500 रुपये की सहायता देने का वादा किया है। लेकिन क्या ये पैसा नीतीश के लिए वोट में बदलेगा? द वाया हिंदी की एक रिपोर्ट के अनुसार गोपालगंज की दलित बस्ती की कुछ महिलाओं का कहना है, 10,000 में क्या होगा? एक अच्छी बकरी भी नहीं मिलेगी। उनका कहना है कि यह रकम कर्ज चुकाने या घर के छोटे मोटे काम में खर्च हो गई। वे महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं और नीतीश सरकार से कारखाने लगाने और नौकरी देने की मांग कर रही हैं। दूसरी तरफ द हिंदू की एक रिपोर्ट एक अलग तस्वीर पेश करती है। जहानाबाद जिले की कई महिलाएं इन पैसों से खुश हैं। उन्होंने इससे बकरी या गाय खरीदी है और इसे अपनी आमदनी का जरिया मानती हैं। वे नीतीश कुमार को महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने और उन्हें आगे बढ़ाने का श्रेय देती हैं। ये योजना नीतीश कुमार के महिलाओं के जाति निरपेक्ष वोट बैंक को और मजबूत कर सकती है। हालांकि कुछ महिलाओं को ये पैसा नहीं मिला है, लेकिन वे इसके लिए स्थानीय अधिकारियों को दोषी ठहरा रही हैं, मुख्यमंत्री को नहीं। द हिंदू के एक विश्लेषण के अनुसार नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक विरोधाभास हैं। वे स्थिरता और अस्थिरता दोनों के प्रतीक हैं। पिछले 2 दशकों से वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मजबूती से बने हुए हैं, जो राज्य के लिए एक स्थिरता है। फिर भी वे सबसे अप्रत्याशित नेता भी हैं। उन्होंने पिछले 2.5 दशकों में 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, कभी भाजपा के साथ तो कभी राजद के साथ। हाल के दिनों में उनकी कुछ गलतियों, जैसे प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री कहना, ने उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री के रूप में उनका पहला कार्यकाल विकास और सामाजिक समीकरणों के लिए जाना जाता है, जहां उन्होंने सड़कों का निर्माण किया और महादलित व अति पिछड़ा वर्ग को अपने साथ जोड़ा। हालांकि उनकी वैचारिक अस्थिरता ने उन्हें बार बार पाला बदलने पर मजबूर किया है। 2024 के चुनाव के बाद उनका व्यवहार बदला हुआ दिखा, जब वे मोदी के पैर छूते नजर आए। 2 दशकों के शासन के बाद भी राज्य आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। हालिया जाति सर्वेक्षण के अनुसार 34% से अधिक परिवार महीने में 6,000 रुपये से भी कम पर गुजारा कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि नीतीश के बाद कौन, जिसका कोई साफ जवाब नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया है। इसमें 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया है। साथ ही राज्य में औद्योगिक विकास के लिए 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। घोषणापत्र में अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी के सदस्यों को 10 लाख रुपए की सहायता देने और करोड़पति महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने का वादा भी शामिल है। एनडीए ने पंचामृत गारंटी के तहत मुफ्त राशन, 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज और गरीबों के लिए 50 लाख पक्के मकान देने का भी वादा किया। द वाया के एक विश्लेषण के अनुसार 2020 के चुनावों से पहले तेजस्वी यादव को एक नौसिखिया माना जा रहा था, लेकिन उन्होंने इस धारणा को बदल दिया। उन्होंने अपना पूरा अभियान राज्य की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी पर केंद्रित किया। उनका संदेश युवाओं तक पहुंचा और वे राजद को विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनाने में सफल रहे। तेजस्वी ने राजद की एमवाई मुस्लिम यादव वाली छवि को बदलने की भी कोशिश की है और इसे ए टू जेड की पार्टी बताया है, यानी समाज के सभी वर्गों की पार्टी। उन्होंने रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को उठाकर बिहार के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण पेश किया है। उन्होंने साबित किया है कि वे अपने पिता के योग्य उत्तराधिकारी हैं। वाया हिंदी की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप जीत की हीरो जेमिमा रोड्रिगस आज देश का गौरव कही जा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने नाबाद 127 रन बनाए। मैच के बाद वे बेहद भावुक थीं और उन्होंने अपने मानसिक तनाव और संघर्ष का जिक्र किया। लेकिन यह विडंबना है कि आज जिनकी तारीफ हो रही है, वही जेमिमा 1 साल पहले नफरती ट्रोल्स के निशाने पर थीं। तब मुंबई के एक क्लब ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी, क्योंकि उनके पिता पर क्लब परिसर में धर्मांतरण की गतिविधियों का झूठा आरोप लगाया गया था। हिंदुत्ववादी ब्रिगेड ने उन्हें निशाना बनाया और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ नफरत फैलाई। मैच के बाद अपने इंटरव्यू में जेमिमा ने कहा,
मैं जीसस का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं यह अकेले नहीं कर सकती थी। केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना पर हुए एक नए सर्वेक्षण में पाया गया है कि 72% अग्निवीरों ने नौकरी का तनाव अनुभव किया, जबकि 52% अपनी 4 साल की सेवा के बाद भविष्य को लेकर चिंतित थे। गुजरात समाचार के अनुसार 50 अग्निवीरों पर किए गए इस अध्ययन में 60% प्रतिभागियों ने योजना के बारे में नकारात्मक विचार साझा किए। प्रशिक्षण की गुणवत्ता को लेकर भी 40% असंतुष्ट थे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस से एक कार्यक्रम में एक छात्रा ने उनकी अप्रवासन नीति और उनकी हिंदू पत्नी को लेकर तीखे सवाल पूछे। छात्रा ने पूछा कि जब आप अप्रवासियों की संख्या कम करना चाहते हैं, तो आपने हमें अमेरिकी सपने बेचकर यहाँ क्यों बुलाया? उसने वेंस की हिंदू पत्नी के ईसाई धर्म न अपनाने पर भी सवाल किया। वेंस ने जवाब दिया कि उनका काम अमेरिकी लोगों के हितों की रक्षा करना है, पूरी दुनिया की नहीं। अपनी पत्नी के बारे में उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि वह एक दिन ईसाई धर्म से प्रेरित हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो भी उन्हें कोई समस्या नहीं है क्योंकि सबके पास अपनी स्वतंत्र इच्छा है। वेंस की इन टिप्पणियों की सोशल मीडिया पर काफ़ी आलोचना हुई। दिल्ली पुलिस ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत अन्य छात्र कार्यकर्ताओं की जमानत का कड़ा विरोध किया है। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह हिंसा कोई सहज विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि नागरिक असंतोष की आड़ में किया गया एक सुनियोजित सत्ता परिवर्तन का ऑपरेशन था। पुलिस के अनुसार इसका उद्देश्य अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान सांप्रदायिक तनाव भड़काकर भारत सरकार को बदनाम करना था। और अब कुछ और सुर्खियां। रॉयटर्स के अनुसार केंद्र सरकार बिजली वितरण कंपनियों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की बेलआउट योजना बना रही है, जिसके लिए राज्यों को अपनी कंपनियों का निजीकरण करना पड़ सकता है। अदानी, रिलायंस और टाटा जैसे बड़े घराने इससे लाभान्वित हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय के सदस्यों को 50 रुपये में हिंदू कार्ड दिए जा रहे हैं ताकि उन्हें नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत आवेदन में मदद मिल सके। भारत ने तजिकिस्तान के ऐनी एयरबेस पर अपना सैन्य परिचालन समाप्त कर दिया है, जो मध्य एशिया में 2 दशक लंबी सैन्य उपस्थिति का अंत है। भारत ने पुष्टि की है कि अमेरिका ने ईरान के चाबहार बंदरगाह पर लगे प्रतिबंधों से 6 महीने की छूट दी है। ट्रंप की क्वाड पर चुप्पी के बीच जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने पीएम मोदी से फोन पर बात कर मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक के लिए मिलकर काम करने का समर्थन किया है। आज के लिए इतना ही। हमें अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और टिप्पणी जरूर बताइए। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। आप हरकारा को सबस्टैक के अलावा व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई और ट्विटर पर भी पा सकते हैं। धन्यवाद। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।